नोट करिएगा। एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब हमने प्रूव करा था तो ये था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये था। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी का कुछ मास है, अगर किसी बॉडी का कुछ मास है तो मास तो उसका चेंज नहीं हो सकता जब तक कि हम उस बॉडी को तोड़ ही ना दें। मास उसका चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन उसका चेंज हो सकता है। एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो सकता है कि अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन उसका बहुत ज्यादा है, सोचिए कि बॉडी का कुछ मास है वो फिक्स रहेगा। तो अगर मान लीजिए मेरा ये हाथ है ना, अब मैं हाथ की बात कर रहा हूँ, ये हाथ है और ये एक नोटबुक है। अगर ये हाथ है और ये मैं इस नोटबुक के पास ऐसे धीरे से लेकर आऊँ, ठीक, तो हाथ का जो मास है वो तो सेम रहेगा। अगर मैं इसको धीरे से लेकर आऊंगा तो ताकत थोड़ी कम लगेगी, और अगर मैं इसको तेज से लेकर आऊंगा तो ताकत थोड़ी सी ज्यादा लगेगी। तो हाथ को तेजी से लेकर आने का मतलब क्या है कि हाथ की वेलोसिटी ज्यादा है, और अगर हाथ की वेलोसिटी ज्यादा है इसका मतलब हाथ का एक्सेलरेशन भी ज्यादा है, क्योंकि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी एक्सेलरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अब हमने ये कहा कि अगर मान लीजिए मुझे फोर्स के इम्पैक्ट को कम करना है तो मुझे एक्सेलरेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो अगर एक्सेलरेशन कम हो जाएगा तो फोर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। और जो मास है, मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो मास हम चेंज कर ही नहीं सकते किसी भी बॉडी। बताइए जी, ये चीज तो क्लियर है कि फोर्स को कम करने के लिए मुझे एक्सेलरेशन को कम करना पड़ेगा। न्यूटन का सेकंड लॉ ये था कि F इज इक्वल टू ma, ये हमने प्रूव करा था कल। ये समझ गए? यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ जी। अब आगे आप नोट कर लें इसके एप्लीकेशन में। फर्स्ट एप्लीकेशन लिखिएगा, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। अब क्रिकेट बॉल में आप लिखिएगा, अ क्रिकेट प्लेयर और फील्डर moves his hands backwards on catching a fast cricket ball. On catching a fast cricket ball. Second point लिखिएगा, this is done to prevent. This is done to prevent injury to the hands. This is done to prevent injury to the hands. This is done to prevent injury to the hands. लिखिएगा,
when a cricket player moves his hands backwards on catching a ball, the time required for the ball to stop gets increased, gets increased gets increased, and hence the rate of change of momentum, rate of change of momentum gets decreased. To the intensity of force also gets decreased. Also gets decreased, and the player do not get hurt by the ball. Do not get hurt by the ball. नोट करिए इसको, फिर एक्सप्लेन करता हूँ मैं. जी, यू है ऑनलाइन? नोट कर लिया बेटा सभी बच्चों ने? यस सर। ठीक है, देखिएगा, हमने कहा कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, तो इसमें ये है कि जब भी कोई क्रिकेट बॉल मान लीजिए हमारे पास आ रही है, उधर से कोई क्रिकेट बॉल उड़ती हुई आ रही है, मैं उसको ऐसे कैच पकड़ता हूँ और हाथों को ऐसे पीछे कर देता हूँ. जैसे ऊपर की तरफ आ रही है, मैंने कैच पकड़ी और हाथों को मैं ऐसे हल्का सा पीछे की तरफ कर देता हूँ. तो उससे होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई बहुत तेजी से कोई चीज एकदम चलती हुई आ रही है और मैं एकदम से उसके आगे हाथ लगाऊं, यानी कि उसको मैं किसी चीज से रोकूं, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत तेजी से आ रही है, बिकॉज उसका मास तो है ही, मास के साथ साथ उसमें एक्सेलरेशन भी मल्टीप्लाई हो रखा है. ठीक है, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन को ही हम फोर्स बोलते हैं. इसका मतलब उसकी फोर्स बहुत ज्यादा है, वो बड़ी तेजी से आकर यहाँ पर टकराएगी तो चोट लगेगी. अब एक्सेलरेशन को जब हमें रिड्यूस करना होता है, तो जैसे मान लीजिए हम उसको रोक रहे हैं, हम उसको ऐसे करके पकड़ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने क्या करा, हमने उसके एक्सेलरेशन को जीरो होने में, मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है तो इसका मतलब हम उसकी स्पीड को फाइनली रोक रहे हैं, हम उसकी स्पीड को फाइनली स्टॉप करना चाह रहे हैं. तो उसको स्टॉप होने देने में जो टाइम लगा, अगर मैं उसको यही रोक लेता, यही पकड़ लेता मैं उसको, तो उसमें मान लीजिए टाइम लगा, मान लो 1 सेकंड में वो यही रुक गई. ठीक है, अच्छा, अब दूसरी जगह मैंने क्या करा कि मैंने उसको जैसे ही वो हल्का सा टच हुआ, मैंने हाथ अपना ऐसे पीछे कर दिया, हाथ पीछे करा, तो अब 1 सेकंड की बजाय 2 या 3 सेकंड लगे. मैंने इसको ऐसे पीछे करा तो 2 या 3 सेकंड लगे. ठीक है, तो अब इसमें हुआ क्या कि टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया. टाइम ड्यूरेशन बढ़ने से हुआ क्या कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ ये है ना, व्हेन अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड्स ऑन कैचिंग अ बॉल,
the time required for the ball to stop gets increased and hence the rate of change of momentum gets decreased. ठीक, तो ये क्या हो गया कि टाइम बढ़ गया, तो हमने क्या बोला था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कि F is directly proportional to mv minus mu अपॉन t। बताइए यही था ना, mv माइनस mu अपॉन t। mv माइनस mu क्या है, m मास इनटू वेलोसिटी होता है बेटा मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, इसी को बोलते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए टाइम यहाँ पर डिनोमिनेटर में, अगर टाइम बढ़ जाएगा तो ये जो ओवरऑल टर्म है ये डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, बताइए क्या बोलो, ऐसा कुछ बोल रहे थे तुम? नहीं सर कुछ नहीं। अच्छा देखिए, ये एम माइनस एम यू दे रखा है, हमने टाइम बढ़ा दिया क्योंकि बॉल ऐसे आई और मैंने उसको हाथ को थोड़ा ऐसे पीछे कर लिया, यानी कि हमने टाइम अगर पहले 1 सेकंड लग रहा था तो मैंने टाइम को बढ़ा दिया, टाइम अब 3 सेकंड में जाकर बॉल स्टॉप होगी क्योंकि मैंने हाथ ऐसे पीछे कर लिया। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/3, 1/3। 1/2 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0.5 बोलते हैं इसको। 1/3 को क्या बोलते हैं, 0.33, और 1/4 सॉल्व होने पर क्या आता है 0.25। तो आप ये देखिएगा डिनोमिनेटर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती जा रही है। जब 1/2 था, न्यूमरेटर तो देखिए सेम है, न्यूमरेटर में है मास और वेलोसिटी, वो तो सेम है। तो हमने कहा कि हमने तो टाइम बढ़ा दिया ना बस, तो टाइम बढ़ाने से क्या हुआ कि जो मेरा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो ओवरऑल फ्रैक्शन हो गया 0.5, 0.33, 0.25। तो जितना टाइम बढ़ेगा फोर्स जो है उतना ही रिड्यूस हो जाएगा। बताइए समझ गए? यस सर। सभी बच्चों को क्लियर है ना ये चीज? तो ये आप जो मैंने ये 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स जो लिखवाए हैं, ये क्रिकेट बॉल कैच करने का एग्जांपल बहुत पूछा जाता है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, तो ये आप जरूर अच्छे से लर्न कर लें। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल लिखिएगा, द केस ऑफ अ हाई जंपर द केस ऑफ अ हाई जंपर। हाई जंपर क्या काम करता है, हाई जंपर एक या तो पोल लगी रहती, एक या तो रोप लगी रहती है या कोई ऑब्स्टेकल लगा रहता है लाइक अ पोल। हाई जंपर बहुत तेजी से दूर से दौड़ता हुआ आता है और उसका काम क्या होता है कि वो जो रोप लगी हुई है उसके ऊपर से उसको कूदकर नेक्स्ट साइड गिरना है, नेक्स्ट साइड उसको जंप लगाना है। तो अब जो हाई जंपर का केस है, हाई जंप जो लोग करते हैं उसमें दो काम किए जाते हैं, या तो बहुत सॉफ्ट वाली मिट्टी डाली जाती है दूसरी तरफ, ठीक, और या फिर कुशन लगाए जाते हैं। ठीक, तो कुशन जो लगाए जाते हैं वो कुशन क्या काम करते हैं आप ये समझिएगा कि इधर से एक ऐसे पोल लगा हुआ है और इस तरफ यहाँ पर कोई हाई जंपर है और उसको यहाँ से इस तरफ जंप लगाना है, तो इस तरफ कुशनिंग करी जाती है, इस तरफ कुशन रखा जाता है।
तो अगर ये यहाँ से ऐसे कूदेगा, यहाँ से ऐसे कूद के ये यहाँ पर आकर गिरेगा, ये यहाँ पर आकर गिरेगा, तो इसका मतलब क्या है, आप ये समझिएगा कि जो क्वेश्चन करी गई, अगर मान लीजिए हम गए दौड़ते दौड़ते और आगे ऑब्स्टेकल लगा हुआ है, हमने जंप लगाया है, तो इतना मोटा गद्दा लगा हुआ है, गद्दा लगा हुआ है, इतना मोटा क्वेश्चन लगा हुआ है, तो ये गद्दे का जो मेरा ऊपर वाला हाथ है, ये गद्दे का टॉप पोर्शन हो गया, ये गद्दे का लोअर पोर्शन हो गया। उधर से हाई जंपर आया, वो यहाँ पर कूदा, यहाँ पर कूदा, तो ये गद्दा ऐसे दबेगा, ये गद्दा ऐसे दबेगा, सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। Yes, ये sir. गद्दा Yes, ऐसे sir. दबेगा, ये ऐसे दबेगा, तो इसका मतलब क्या है कि उसको रुकने में जितने टाइम में गद्दा यहाँ से दबकर यहाँ तक आया और फिर बाउंस बैक करा, ठीक है, तो उतना टाइम मिल गया उसको रुकने के लिए, मतलब टाइम इंक्रीज हो गया। ठीक, अब दूसरी तरफ आप ये देखिए कि अगर उसको सिर्फ एक ये सरफेस दे दी गई कि ये ग्राउंड है और ये कंक्रीट का बना हुआ बड़ा हार्ड है, वो हाई जंपर आया यहाँ से भागता हुआ और कूदा और सीधा यहाँ पर गिरा, यहाँ पर गिरेगा तो बिकॉज ये हार्ड है, तो आप ये देखिएगा कि ऐसे ऐसे करते ही मेरी भी ये उंगलियां जो है ये ऐसे मुड़ रही हैं, तो इसका मतलब उसकी भी बोन्स वगैरह मुड़ेगी, उसकी बोन्स मुड़ेंगी तो बोन्स में फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो उसकी बॉडी का मास है और जिस वेलोसिटी से वो चलता हुआ आ रहा है, उड़ता हुआ आ रहा है, ठीक, तो वो जो एक्सेलरेशन है, मास और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई होकर फोर्स का इम्पैक्ट बढ़ जाएगा, तो वो इतनी फोर्स से नीचे गिरेगा कि उसकी बोन्स में, हाथ पैरों की बोन्स में, हिप जॉइंट्स में, इनमें सब में फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए वहां पर पुशिंग करी जाती है ताकि वो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाए उसको स्टॉप होने में, तो उसको चोट कम लगती है। आप ये देखिएगा जब क्रिकेट लोग खेलते हैं तो जो फास्ट बॉलिंग कराता है, फास्ट बॉलिंग कराने के साथ साथ अगर कोई बैट्समैन है, उसने फास्ट बॉल पर बड़ी जोर से शॉट लगाया, तो वो बहुत तेज जाती है बॉल, और वो बहुत तेज बॉल अगर आप सीधे अपना हाथ उसके आगे ऐसे रख दें तो बहुत तेज चोट लगेगी हाथ, ठीक है, इंजरी हो सकती है, अच्छी खासी ब्लड क्लॉट भी हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए हाथ को पीछे करा जाता है ताकि मेरा टाइम इंक्रीज हो जाए, कुशनिंग भी इसीलिए करी जाती है ताकि टाइम इंक्रीज हो जाए। समझ में आ गया सभी बच्चों को, लिखवा दूं अब? यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब लिखिएगा इसके बाद मैं इसके जो पॉइंट्स हैं एक्सप्लेनेशन वो मैं इधर लिख रहा हूँ। लिखिएगा a high jumper is provided with a cushion or a heap of sand with a cushion or a heap of sand to fall upon। गिरने के लिए उसको या तो कुशन दिया जाता है, कुशन प्रोवाइड करा जाता है, या रेत का ढेर होता है, क्योंकि रेत में भी वही है कि उसको रुकने के लिए टाइम मिल जाता है, बिकॉज जो रेत होता है, सैंड होता है, काफी सॉफ्ट होता है, तो वो इस तरह से दब सकता है, ठीक है। पर सर हाँ जी, जब रेत पे हम एकदम इम्पैक्ट डालते हैं या फिर अपनी मुट्ठी मारते हैं तो वो तो वहीं स्टेबल रहती है, वो तो नहीं हिलती। नहीं नहीं, रेत रेत डिपेंड करता है कि रेत की कितनी लेयर लगा रखी है, कितना रेत है। रेत बहुत ज्यादा डाला जाता है, ऐसा नहीं है थोड़ा सा रेत डाल दिया तो वो तो फिर चोट लगेगी ही लगेगी। रेत काफी सारा डाला जाएगा तो आप रेत में जोर से अगर मुट्ठी मारेंगे तो मुट्ठी अंदर की तरफ चली जाएगी। आप नोटिस करिए ना, जो आपने अगर फिल्मों में भी देखा होगा, जो लोग रेगिस्तान में चलते हैं तो जो चलते हैं उनका पैर अंदर धंस जाता है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, क्योंकि उसमें वो स्पेस होता है, वो पोर्स होते हैं कि वो अंदर चला जाए, बहुत सॉफ्ट होता है। और सर एक केमिकल भी तो होता है जिसमें अगर हम मतलब तेज से मुक्का मारे तो वो स्टेबल रहता है।
और ये केमिकल मुझे मालूम नहीं कौन सा केमिकल है, तुमने मुक्का मारा होगा किसी केमिकल में। सर नहीं, साइंस लैब उसमें देखा था टीवी पे। अच्छा, तो तुम टीवी देखना कब छोड़ोगे भाई, तुम भी अरे देखते वो रहते हो। तो बहुत पहले देखा था। मेरे को होमवर्क चाहिए कल का भी और आज का भी, जो ये मैं करवा रहा हूँ ये मेरे को देखना है कि तुमने करा भी है या नहीं। ठीक है सर। बाकी बच्चे भेज देते हैं, तुम भेजते ही नहीं हो। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, दिस इज डन टू प्रिवेंट इंजरी टू द एथलीट। दिस इज डन टू प्रिवेंट इंजरी टू द एथलीट। ठीक है, और अगला पॉइंट लिखेंगे, when the jumper falls on a cushion or sand, falls on a cushion or sand, he takes a longer time to come to a stop. He takes a longer time to stop and hence the rate of change of momentum gets reduced. Therefore, intensity of force also gets reduced. ठीक है, इतना नोट कर लीजिए बस। डन सर। हो गया, अच्छा जी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, लिखिएगा। Question number 1, what force would be needed to produce what force would be needed to produce। अच्छा, अनमोल और आदित्य, मेरी आवाज आ रही है तुम तक? यस सर। ये दिल्ली में स्कूल क्या इस मंडे से बंद हो रहे हैं क्या? सर हमारा तो खुला ही नहीं। अच्छा, खुला ही नहीं स्कूल? यस सर, खुला ही नहीं। तो कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती, दिन भर फ्री रहते हो? नहीं सर, होती है, 3-4 होती है। अच्छा, हाँ नहीं, मेरा मतलब मैं वही कह रहा हूँ, वो ऑनलाइन क्लासेस भी शायद बंद हो रही है ना, समर वेकेशन हो रही है ना 11th से। सर नहीं, अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यस सर, हो रही है आ जाएगी बेटा, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, वो टीवी में दिखा रहे सर। थे। ऑर्डर आया सीएम का दिल्ली के स्कूल्स के लिए। वही 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 वही, तो वो टीवी पर दिखा रहे थे, आज ऑर्डर आया है दिल्ली में 11 तारीख से सारे स्कूल्स की समर वेकेशन हो रही है। तो सर 11 से 30 जून तक। 11 से आई थिंक 20 जून तक है। सर लेकिन हमारे तो अभी एग्जाम होंगे, मैम कह रही थी, और भी क्लासेस के एग्जाम चल रहे हैं। पता नहीं भाई, सीएम का ऑर्डर है। सर हमारी भी टीचर्स कह रही थी कि छुट्टी होगी। हाँ मेरे को लग रहा है अभी शायद आने लगेगा एक दो दिन में ना, एक दो दिन में वो अनाउंस कर देंगे कि पूरा मई में, मतलब ये पूरा मई भी और जून भी ऑफ कर देंगे।
सर तो फिर हमारी स्कूल की भी छुट्टियां हो जाएंगी। तुम्हारे स्कूल की नहीं होती, डीपीएसआर और डीपीएसजी की कभी छुट्टी नहीं होती। तुम लोगों ने हाँ कुछ सर, तुम लोगों कंजूस ने ही कुछ है पाप स्कूल किया वाले। था, तुम्हारी छुट्टी नहीं होगी। स्कूल वाले कंजूस है सर। हाँ, देखो आगे, what force would be needed to produce an acceleration of 4 meter per second square, 4 meter per second square in a ball of mass 6 kilogram, in a ball of mass 6 kilogram. What force would be needed? तो हम क्या कहेंगे? By Newton's second law of motion. सर सेकंड लगाएंगे इसमें? भाई वही तो लगेगा, क्योंकि F is equal to ma, mass into acceleration. अच्छा Second हाँ law. हाँ हाँ, ठीक है। तो F is equal to m into a. वो फोर्स ही तो पूछ रहे हैं। हाँ सर। मास कितना है? 6 किलोग्राम। एक्सीलरेशन कितना है? 4। ये कितना हो गया? 24 न्यूटन। ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये प्राजक्ता, न्यासा और अक्षर, तुम तीनों तो सेम स्कूल में हो ना? यस सर। है ना? तो तुम तीनों के सेक्शन भी सेम है क्या? नहीं सर, मैं सी सेक्शन में हूँ, हाँ। न्यासा एफ में है और अक्षत का पता नहीं। अक्षर? यस सर, हाँ, तुम जी में हो? मैं जी में हूँ। अच्छा हाँ, तुम Yes, सबके sir. नाम से आगे लिखा हुआ आता है 9C 9F 9G। तुम्हारे भी हो जाएंगे बेटा, जल्दी ऑफ। चलिए, व्हाट इज द सर हमारा शायद से 18th को है। हाँ, ये मैंने भी सुना है कि वो 17 तक लॉकडाउन है, 18 से समर वेकेशन कर देंगे। ये मैंने भी सुना। 17 से सर आगे भी एक्सटेंड होगा। अरे लॉकडाउन तो आगे एक्सटेंड होगा, लेकिन आप लोगों के जो स्कूल्स हैं उनकी तो समर वेकेशन हो जाएगी ना, वो वेकेशंस का टाइम आ जाएगा। सर दिल्ली में तो 11 में से 30 जून तक। हाँ, दिल्ली में 11 से कर रहा हूँ, दिल्ली में 11 से कर रहा हूँ। अगला देखिएगा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ what is the acceleration produced by a force of 12 Newton exerted on an object, 12 Newton exerted on an object, exerted on an object of mass 3 kilogram, of mass 3 kilogram. So what is the acceleration produced by a force of 12 Newton? Force दे रखा है 12 Newton exerted on an object of mass 3 kilogram. Mass दे रखा है 3 kilogram. तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? F is equal to ma. It implies that a is equal to f upon m. F हो गया 12 और m हो गया 3, 3 4 जा 4 मीटर स्क्वायर। 4 मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड। हाँ, मीटर स्क्वायर तो एरिया की यूनिट होती है। हाँ सॉरी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सर हाँ जी, सर आप नंबर सिस्टम का टेस्ट कब लोगे? नंबर सिस्टम का टेस्ट, अरे हाँ, नंबर सिस्टम का टेस्ट भी तो लेना है आपको, कल ले लें। एक काम करता हूँ, मैं नंबर सिस्टम का टेस्ट आपको बनाकर भेजता हूँ संडे को, ठीक है?
आप लोग सॉल्व करके भेजिएगा, मुझे 2 या 3 दिन दे देना, 2 या 3 दिन में चेक करके दे दूंगा। सर मंडे को भेज देना। हाँ हाँ, मंडे को? हाँ क्यों? सर संडे की तो एक दिन की छुट्टी मिलती है सारी क्लासेस से, उस पर आप भेज देना। मंडे को कर देते हैं। ठीक है बताइए, सर। मंडे में सभी बच्चे कंफर्टेबल हैं? यस सर। यस सर। यस मंडे को कर लेते हैं नंबर सिस्टम का टेस्ट। ठीक है, सही याद दिलाया, मैं भूल गया था। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इंपार्ट टू अ कार। सर क्वेश्चन नंबर वो एक बार फिर से करिए। कौन सा बेटा? क्या कह रहे हो, न्यासा बताओ। बेटा आवाज अटक रही है, मेरे को मैसेज कर देना आप क्या कह रहे हो। चैट कर देना। क्या कर देना है? चैट, अभी इसमें चैट आपने ऑन तो कर ही रखे हैं। चैट कर दीजिए, चैट में लिखकर भेज दीजिए। आवाज ना आ नहीं रही है उधर से, कट कट कर आ रही है। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इंपार्ट टू अ कार। Calculate the force required to impart to a car. Impart मतलब कितनी फोर्स दी जाए, कितनी फोर्स लगाई जाए। Calculate the force required to impart to a car a velocity of 30 meter per second in 10 seconds. A velocity of 30 meter per second in 10 seconds. In 10 seconds. अच्छा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बता रहा हूँ। पहले ये लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आप लिख लो, मैं अभी बता रहा हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम बेस्ट। And seconds starting from rest. Full stop. The mass of the car is 1500 kilogram. The mass of the car is 1500 kilogram. ठीक है, जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था बेटा। What is the acceleration produced by a force of 12 Newton exerted on an object of mass 3 kilogram? कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 3 किलोग्राम और फोर्स लगा रखी है 12 न्यूटन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है F इज इक्वल टू m into a। तो a क्या हो जाएगा, a F अपॉन m। मैंने वही लिखा F इज इक्वल टू m into a। तो a क्या हो जाएगा, ये m डिनोमिनेटर में आ जाएगा, a इज इक्वल टू F अपॉन m। फोर्स है 12, मास दे रखा है 3 किलोग्राम, तो 12 अपॉन 3 कितना हो गया, 4। तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन इधर कर रहा हूँ। क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 3 मैं अभी समझा रहा हूँ, नोट कर लो पहले। अक्षत, इधर क्वेश्चन क्लियर है दोनों को? यस सर। अक्षत? यस सर। बेटा क्लियर है क्वेश्चन, लिख लिया? यस सर। हाँ, यस सर। इसमें देखिए क्या दे रखा है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इंपार्ट टू अ कार। मतलब कार को कितनी फोर्स लगाई जाए कि टू इंपार्ट टू अ कार ऑफ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब कोई कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उस कार को कितना फोर्स लगाया जाए
कि 10 सेकंड के अंदर अंदर उसकी वेलोसिटी बढ़कर 30 मीटर पर सेकंड हो जाए। इसका मतलब क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार इसको हम बोल देंगे u। तो ये है 0 और फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार इसको बोलेंगे स्मॉल v। ये कितना दे रखा है? 30 मीटर पर सेकंड। और टाइम टेकन टाइम टेकन है 10 सेकंड्स। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसके बाद हम यहाँ पर ये देखेंगे, मेरे पास u है, v है और t है। मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, ये फॉर्मूला यूज करना है ना मुझे, तो मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। तो u, v और t है और a की वैल्यू निकालनी है। बताओ मोशन की कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा मैं यहाँ पर? Sir, first. फर्स्ट। Sir, इक्वेशन first. बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाई अरे सारे फर्स्ट। चैप्टर लिंक्ड है ना एक दूसरे से। हाँ जी, हाँ जी। बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस 80। v की वैल्यू कितनी है? 30। u की वैल्यू 0। ये मुझे कैलकुलेट करना है और टाइम है 10। तो 8 टू 10 30 कितना हो गया? 10 a के बराबर। तो वो 10 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 30 अपॉन 10 इज इक्वल टू 8। 10 3 जा 30। It implies that a is equal to 3 meter per second square। a की वैल्यू हो गई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए जी, ठीक है? यस सर। एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद हम लिखेंगे बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F is equal to mass into acceleration। तो मास कितना दे रखा है गाड़ी का? 1500 किलोग्राम। 1500 into एक्सेलरेशन दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर into 3। तो ये हो जाएगा 4500 न्यूटन। सभी को क्लियर? 4500 न्यूटन सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो जी अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। द स्पीड टाइम ग्राफ। The speed time graph of a car is given below। Of a car is given below। पहले मैं स्पीड टाइम ग्राफ बना रहा हूँ जो दे रखा है यहाँ पर। एक्स एक्सिस पर इन्होंने बताया है टाइम और वाई एक्सिस पर है स्पीड। एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर स्पीड। 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 हो गया। और स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है बेटा सेकंड्स में, और स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकंड में।
ठीक है, सेकंड और मीटर पर सेकंड, और स्पीड दे रखा है 5, 10, 15, 20, 0, 5, 10, 15 और 20। तो अब 1 से 2 तक ये बढ़ा और 15 तक पहुंचा। जीरो से 2 सेकंड तक इसकी स्पीड बढ़ी और कहां तक पहुंची? 15 मीटर पर सेकंड तक। उसके बाद ये कांस्टेंट हो गई 5 सेकंड तक, 5वें सेकंड तक स्पीड रही कांस्टेंट। उसके बाद 1 सेकंड के अंदर अंदर स्पीड वापस नीचे आकर 0 हो गई। ये वाला जो पॉइंट है इसको बोला इन्होंने ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी और इस पॉइंट को बोला डी। ये ग्राफ दे रखा है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें पूछा क्या जा रहा है वो बताते हैं। ये तो दे रखा है, अब पूछा क्या जा रहा है इस क्वेश्चन में वो बताता हूँ। देखिए फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स। What is the distance traveled by the car in first 2 seconds? तो ये पूछ रहे हैं। सेकंड पार्ट है, what is the braking force applied at the end of 5 seconds? Braking force applied at the end of 5 seconds to bring the car to a stop within 1 second. क्वेश्चन नोट करिए पहले सभी बच्चे, ग्राफ ठीक से बनाना। फिर समझाता हूं मैं आप लोगों को क्या है इस क्वेश्चन में। सर पहले वाला समझ आ गया, दूसरे वाला नहीं आया। दूसरे वाला भी आएगा, पहले नोट तो करो फटाफट इसको। वो तो कर लिया। अरे बाकी बच्चों को तो करने दो, तुम्हारी तो राइटिंग गंदी है, तुम तो फटाफट फटाफट पता नहीं कैसे करते हो नोट। और तुमने भेजा भी नहीं आज तक, तुम नोट करते क्या हो? सर भेज दूंगा, टेंशन सर जल्दी भेजूंगा। अनिकेत मेरे को जल्दी भेजना भाई, मुझे तुम्हारे ऊपर ना बहुत डाउट हो रहा है, पता नहीं तुम ढंग से पढ़ भी रहे हो या नहीं। सर सैटरडे तक आपको पूरा फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का दोनों का मिल जाएगा। पूरा काम आप भेजिए। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि पहले नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, नोट्स कंप्लीट होने के बाद में फिर आप उसको लर्न भी करेंगे। अब ये नोट्स बनाकर पढ़ने की आदत डाल लीजिए सभी बच्चे। बताइए क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन तो सभी ने कर लिया होगा नोट। युग, Yes, sir. अनमोल, हो गया? देखिएगा Yes, ये sir. क्या पूछ रहे हैं, स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है। स्पीड टाइम ग्राफ से ना हमको ये समझ में आता है कि ये है 1 2 3 4 5 6, ये टाइम दे रखा सेकंड कि 1 सेकंड में इतनी स्पीड थी, 2 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो गई 15। तो इनिशियली यहाँ पर थी कार, तो इनिशियली कार की स्पीड 0 थी, कार की स्पीड 0 थी, इसका मतलब कार रेस्ट में खड़ी हुई।
फिर 2 सेकंड के अंदर अंदर कार की स्पीड बढ़कर कहाँ पहुंच गई 15 क्या मीटर पर सेकंड। तो 2 सेकंड है टाइम और स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकंड। तो इन्होंने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स। डिस्टेंस क्या होगा? Distance is equals to speed into time. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सर आंसर आ रहा 30। तो स्पीड कितनी दे रखी है 15 और कितने टाइम में 15 हुई 2 मिनट 2 सेकंड्स में। तो 15 2 जा 30 तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गया 30 मीटर। बताइए ये सबको क्लियर है फर्स्ट पार्ट? यस सर। ठीक है जी। तो फर्स्ट का आंसर है Yes, sir. 1 मिनट। सर बुक में तो आंसर 15 मीटर दे रखा 15 है। मीटर है ये गलत है, ये गलत है। हाँ हाफ इंटू हाँ। बेस इंटू हाइट लगेगा फॉर्मूला। बिल्कुल बिल्कुल एरिया होता है एरिया। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस होता है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, यानी कि ए से बी तक जाने में जो भी एरिया बनेगा वो होता है। तो एरिया क्या है? ये बेस हो गया और ये हाइट कितना हो गया 15। बेस कितना है 2 हाइट हो गया 15। तो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ और एरिया क्या हो जाएगा? एक ट्राइंगल बन गया राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। क्लियर है अक्षर? क्लियर है Yes, sir. प्राजक्ता? याद है ना ये वाली चीज? हाँ ये हो गया 15 मीटर। सवाल ये उठता है जो पहले हमने लिया था स्पीड इनटू टाइम वो गलत क्यों है? वो गलत इस वजह से है कि स्पीड जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ी। हमने तो पूरे 2 सेकंड की स्पीड को 15 ही मान लिया, तो इस वजह से डिस्टेंस ज्यादा आ रहा था। तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ी। इनिशियल एक सेकंड में स्पीड कुछ और थी, फिर अगले आधे सेकंड में स्पीड कुछ और हुई। तो मतलब 2 सेकंड में धीरे धीरे स्पीड बढ़कर वहां तक पहुंची। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जहां से जहां तक का पूछा जाता है उसके नीचे का एरिया जो हम निकालते हैं वही हमको डिस्टेंस दे देता है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलो जी अब इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट है व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ 5 सेकंड्स टू ब्रिंग द कार टू स्टॉप विद इन 1 सेकंड। अब क्या हुआ कि कार जो है मतलब ये जो 1 सेकंड है इस 1 सेकंड के अंदर अंदर कार रुक गई। ठीक है तो हम ये कहेंगे सेकंड पार्ट में बात ये करते हैं। उन्होंने बोला एट द एंड ऑफ 5 सेकंड्स, 5 सेकंड के बाद में कार रुकी कैसे होगी? ब्रेक लगाया होगा। ब्रेक लगाते हैं तो वो ब्रेकिंग फोर्स कहलाता है। तो ध्यान से सुनिएगा एट द एंड ऑफ 5 सेकंड, जब 5 सेकंड हुआ उस टाइम कार की स्पीड कितनी थी 15। तो ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी बताएंगे कितनी होगी? फाइनली कार रुक रही है यहाँ पर आके तो फाइनल मतलब वेलोसिटी 0 हो रही है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। 0। ये सबको क्लियर है? यहाँ सर यस सर। क्लियर है ना बेटा ये चीज यस सर। कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है और कितने टाइम में 15 थी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। कितने टाइम में हो रहा है ये काम? 1 सेकंड में। 1 second. तो टाइम है 1 सेकंड। मेरे पास u है v है t है और मुझे a निकालना है। कौन सा लगाऊं इक्वेशन? ए फर्स्ट। First. बिल्कुल ठीक है। First equation. हाँ जी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal to u plus 80। बेटा v है 0, u है 15, a multiplied by 1। तो a is equal to कितना हो जाएगा? -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए क्लियर है? यस सर। यस है ना? सर। और हमेशा एक्सेलरेशन नेगेटिव में ही आता है जब हमको किसी बॉडी को स्टॉप करना होता है। ठीक है
तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आता है। अब इसके बाद ये पूछ रहे हैं हमसे कि ब्रेकिंग फोर्स बताइए, तो ब्रेक हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है। तो ये हमारे पास आ गया, और गाड़ी का मास दे रखा है कुछ, नहीं सर। देखता हूँ मैं क्वेश्चन में, कभी मैं लिखवाना भूल गया हूँ आपको। सर दे रखा है। दे रखा है कार वेज 1000 किलोग्राम, ठीक है। क्वेश्चन में लिख लीजिए द कार वेज 1000 किलोग्राम, तो एफ कितना हो जाएगा, m इंटू ए, एम कितना है 1000 और ए कितना है -15, -15। तो -15,000 न्यूटन। ब्रेक हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है, इस वजह से उसके आगे नेगेटिव साइन आ रहा है, इस वजह से वो माइनस में है। आप चाहें तो माइनस साइन हटा भी सकते हैं, तो लेकिन उसके बाद में आपको ये लिखना पड़ेगा कि ब्रेक्स आर ऑलवेज अप्लाइड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वो इतना लंबा लिखने की वजह ये है कि आप नेगेटिव नहीं लिखकर इसको छोड़ देंगे, ठीक है। सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? यस Yes, sir. Sir. ठीक है जी, मैं देखूंगा, मैं इसके कुछ क्वेश्चन भेज सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है, तो आप लोग करिएगा वो, ठीक। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, आप लोग करिएगा होमवर्क में, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। हाँ बेटा बताओ। थैंक यू सर। सर मेरा वेडनेसडे को साइंस का पेपर है, तो उसमें मुझे केमिस्ट्री में एक टॉपिक समझना है। कौन सा? सर इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर और लेटेंट हीट। अच्छा, ये लास्ट वाला करवाया तो था मैंने, नोट्स तो बने हुए हैं ना तुम्हारे? सर दोबारा समझना है एक और बार। ठीक है, मैं बता दूंगा, मैं बीच में बता दूंगा। ओके सर। चलिए जी, ओके। थैंक यू सर। सर हाँ, अभी नोट तो नहीं करना किसी को? Thank you, sir. ओके। No, sir. किसी को नोट तो नहीं करना है ना अभी?